पानी रख दो यार। थोड़ा पतला नहीं हुआ क्या? ठीक है, ठीक। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना? पी लो। अच्छा, मुझे दे रहे हो? अच्छा। और अब बैठे हो? तो फर्स्ट क्लास है ना फिजिक्स की तुम्हारी? यस सर। ओके। सर इसे हिंदी नहीं आती। हम्म। इसे हिंदी नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं। सा रखा है ये। देखो बेटा, अगर हम साइंस की बात करें सीडीएस के अंदर, तो जो साइंस का सेक्शन है वो है 27 मार्क्स का। ठीक है। इसमें एनवायरमेंटल नहीं है, एनवायरमेंटल सेपरेट है। एनवायरमेंटल के आप 5 क्वेश्चन और ऐड कर दो, तो टोटल साइंस अगर ऑल ओवर साइंस देखी जाए तो 32 मार्क्स की साइंस आती है सीडीएस के अंदर। ठीक है। और 20% आपका सेक्शनल होता है। जैसे 3 पेपर हैं सीडीएस में। ठीक है। अगर आप सिर्फ ओटीए में बैठ रहे हैं तो वहां पे 2 पेपर दोगे, तो हर पेपर में आपका 20% नंबर आने जरूरी है। ठीक है। जैसे मैथ में 20%, जो जीएस का पेपर है 100 नंबर का, उसमें 20%, इंग्लिश में 20%, ऑल ओवर। जो एक पेपर, 3 पेपर है ना सीडीएस में, 3 पेपर हो रहे हैं। ठीक है। तो हर पेपर में 20% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपका सेक्शनल क्लियर नहीं है और ऑल ओवर क्लियर है तो भी आप रह जाओगे। तो इस चीज का जरूर जरूर ध्यान रखना। और जीके में नंबर लाना सबसे ज्यादा टफ है। ठीक है। इसमें थोड़ा टफ होता है, आपको यूपीएससी लेवल तक की चीजें देखनी पड़ती है। ओके। तो नाउ वी विल स्टार्ट फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फिजिक्स, पहले बताओ कि साइंस स्ट्रीम से कितने बच्चे हैं? आप नहीं हो? विच स्ट्रीम? आर्ट्स। आर्ट्स। ओके। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बेटा फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम द फ्यूसिस, which is a Latin word. Okay, this is Latin word. ठीक है, fusis. What is the meaning of fusis? It means nature. नेचर। ठीक है। इसको हम बेटा कहते हैं प्रकृति। हिंदी मीडियम वाला है कोई? सब इंग्लिश मीडियम? ओके। तो इट मीन्स नेचर। नेचर ऑफ व्हाट? इफ यू टॉक अबाउट द नेचर, it is consist of 2 things. One is living object, and another one is non-living object. Okay. We study about the living object in the life science. In the life science, which is bio. Which is bio. And non-living object study in the physical science. In the physical science. ठीक। तो if we talk about the physical science, it consists the 2 subject, physics and the chemistry. Okay.
It has the two subject, physics and chemistry. Life science means biology and environment. Got it? ठीक. तो if we talk about the physical science, we only deal with non-living object, है ना? In physics, we deal with the larger object, ठीक, which is seen by our naked eyes, just like the rotating fan, this camera, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट. ओके, तो फिजिक्स के अंदर बेटा हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी लार्जर ऑब्जेक्ट है उनके बारे में हम चीजें पढ़ेंगे. क्या हो गया? ओके, तो सबसे पहले मैं बात यहां पे करने वाला हूं बेटा फिजिक्स का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हमें चीजें सारी पढ़नी है. तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं, बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है इससे. Physics is divided into two parts. One is physics is divided into two parts. One is ancient physics. Ancient physics. And second one is modern physics. इसको रफ कर दूं? हाँ सर, हाथ से ये हर बोर्ड की ना फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है. Another one is modern physics. Ancient physics is also known as the classical physics. इसको बेटा हम classical physics भी कहते हैं. Classical physics. And modern physics is also known as the quantum physics. This is also known as the quantum physics. अब आपको अपने दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं रखना कि एंशिएंट फिजिक्स का मतलब है चीनी हथौड़े वाली फिजिक्स और ये रिमोट कंट्रोल कार है. ठीक है, दिस इज नॉट द बेसिक डिफरेंस. क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बताओ, साइंस वाले हो ना. क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम लार्जर ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लार्जर है. क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक द एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब. ओके, मीजॉन्स, पाई मीजॉन्स, उनका नेचर, रेडियो एक्टिविटी, दिस इज द क्वांटम फिजिक्स. एंशिएंट फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में हम मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, जो लार्जर ऑब्जेक्ट है उनकी स्टडी हम बेटा क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं और क्वांटम फिजिक्स में स्मॉलर ऑब्जेक्ट की स्टडी हम करते हैं. ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ larger object and quantum physics is a branch of physics. It is the study of a smaller object. ठीक, एंशिएंट फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं बेटा, वैसे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट फिजिक्स के आते हैं. मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं कम. यहां से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर से बेस्ड होते हैं. ठीक है, करंट अफेयर से जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जनरली जो डिफेंस में आई है, अगर मैं फिजिक्स से करंट अफेयर की बात करूं, जो डिफेंस में नई टेक्नोलॉजी आई है या नया ट्रेड हुआ है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का बनेगा. एंशिएंट फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो हम पढ़ते हैं किताबों में. ठीक है, इसका सिलेबस जो है वो चेंज होता रहता है हर 6 महीने. तो आपको 8 महीने का करंट अफेयर ढंग से करना है. ठीक है, कोई भी जो साइंस की मैगजीन है उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी हो. बाकी मैं कराऊंगा आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अलग चैप्टर, जो पिछले 8 महीने की जितनी भी टेक्नोलॉजी हो सारी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा. ठीक है, तो एंशिएंट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, वैसे तो एंशिएंट फिजिक्स को बांटा गया है 6 ब्रांचेस में. ठीक है, ब्रांच कौन कौन सी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो पहली ब्रांच है बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सेकंड ब्रांच इज मैकेनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच. मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं,
मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? रेस्ट एंड मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, मोमेंटम। तो दीज आर द टॉपिक कवर्ड इन द मैकेनिक्स, ओके। थर्ड ब्रांच इज ऑप्टिक्स। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, आना ही आना है क्वेश्चन यहां से। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मिरर, लेंस, ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी। बेसिकली व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज वेव्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है। इसे जब हम 10th लेवल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो 10th में ये चैप्टर होता है साउंड के नाम से बेटा। 10th में ये जो चैप्टर होता है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, 10th में चैप्टर होता है साउंड के नाम से। बेसिकली यहां पे जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा, वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, साउंड है, एसएचएम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वेव्स में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, नाउ मैग्नेटिज्म, साथ के साथ ही लिख लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी क्या है, सरफेस टेंशन, ओके, कैपिलैरिटी। जैसे अगर हम किसी भी पतले पाइप को एक ड्रम में डाल दें जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूक अगर ऊपर की तरफ मारते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाएगा धीरे धीरे करके उस पाइप के थ्रू। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिलैरिटी, है ना। बायो में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कैपिलैरिटी से, कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को ऊपर की तरफ किस प्रोसेस से खींचते हैं? पानी जड़ों से लीव्स तक जाता है, बाय विच प्रोसेस, ओके। तो दिस प्रोसेस फॉलो द कैपिलैरिटी मेथड, ठीक। तो these all property are covered in the properties of matter, just like Bernoulli's theorem, Archimedes principle, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने जितने भी टॉपिक लिखवाए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब ये ऐसे चैप्टर है बेटा जहां से क्वेश्चन 101% आना है, आना ही आना है, ठीक। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, और हर यूनिट में आपके 2 से 3 टॉपिक हैं, 2 से 3 चैप्टर हैं, जितने भी मैंने यहां लिखवाया, सिर्फ इसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्वांटम फिजिक्स? अब कर दूं? अच्छा अच्छा। तो इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटम फिजिक्स, इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स में जो सिलेबस है आपका, जस्ट लाइक एक टॉपिक है बेटा मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। मॉडर्न फिजिक्स में जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ये बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, 90% या सिमिलर होगा जो हम एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जस्ट लाइक थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये 90% सिमिलर है इसके, मॉडर्न फिजिक्स के, ठीक है। इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक है बेटा रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडियो एक्टिविटी इज व्हाट? ये दोनों होती है नहीं। जैसे मैं बोलूंगा कोई चीज रेडियो एक्टिव है तो क्या है? डेंजर तो हो गई, एक्टिव है तो डेंजर तो हो गई। नहीं, वेव्स तो बहुत कुछ, ये भी तो वेव्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मान लो कहीं से अल्ट्रावायलेट रेज निकलने तो रेडियो एक्टिव है। वो भी तो स्किन कैंसर कराता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर होता है। देखो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? विच प्रोड्यूस 3 वेव्स, विच इज अल्फा,
beta and gamma. The element is radioactive which produce alpha rays, beta rays और gamma rays. और बोला है, not all three rays. Only if any element produce only one rays, which is alpha, only beta or only gamma, it is radioactive nature. Just like uranium, thorium, radium, ठीक है, all are the radioactive element. ये most important question बहुत बार आया एग्जाम में. ओके, इसके बाद हम बेटा यहां पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो दिस इज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स में ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है. पहला चैप्टर लिख लो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सबसे बेसिक चैप्टर करा रहा हूं, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है. Now we will talk about the units and measurement. किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? समझ में आ रहा है? Not understand. Okay. So units and measurement. If you talk about the units and measurement, what is unit? What is the requirement of unit? बताओ. What is the requirement of units? If you talk about a length which is 50 kilometer from point A to B, a length which is 50 kilometer from point A to B, it means it shows the distance, it shows the displacement, whatever. Okay, so if you talk about any units, it shows the measurement which is length or mass or weight or force. So it is the requirement of unit to show any other unit, any other quantity in a specific way. Units are divided in two forms, which is units are divided into two forms, which is on the basis of measurement, on the basis of measurement, and another one is on the basis of direction and magnitude. Direction and magnitude. Units are divided into two forms, on the basis of measurement, and another one is on the basis of direction and magnitude. If you talk about on the basis of measurement, units are further divided into the three parts. One is fundamental units, one is fundamental unit, another one is derived unit, and last one is supplementary unit. Okay. On the basis of measurement, units are divided into three parts. One is fundamental, another one is derived, and last one is supplementary. How many units on the basis of direction and magnitude? Which units are? साइंस वाले बच्चों पर फोकस रखता हूं मैं बहुत. वेक्टर और स्केलर, बिल्कुल सही. तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, units are divided into two parts. One is scalar and another one is vector unit. And on the basis of measurement, it is divided into three parts: fundamental, derived, and the supplementary unit. Now written fundamental unit. Fundamental unit. The units which are the units which are not depend
not depend which are not depend on any other unit called fundamental unit, means which are independent in nature, means which are independent in nature. Means which are independent in nature. Now, if we talk about the fundamental unit, they are the 7 fundamental unit. 7 fundamental unit, just like the length, mass, time. If we talk the history of the fundamental unit, in 1971, formation of an organization which is SI. What is the full form of SI? Sub Inspector. What is the full form of SI? There are the two forms of SI, two full forms. One is Systemid International. Systemid International. This is the organization. This is the organization whose headquarters in Paris. Okay, and if the examination asked what is the full form of SI unit, what is the full form of SI unit? Now you will talk Standard International Unit. Okay. Got it? In 1971, formation of organization SI, whose full form is Systemid International. This organization decide how many fundamental unit, how many derived unit, which is supplementary unit, which is scalar or which is vector. All units are derived by the organization which is SI. देखो भाई, this is the age of globalization, है ना? तो before 1971, globalization is only in just like USA या Russia. But when internet arises, then the globalization is all over the world. ट्रेड होने लगी सभी देशों में, एक देश से दूसरे देश में. तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की हमें क्या पड़ी, नीड पड़ी, जरूरत पड़ी. ठीक है. 1971 से पहले जो फंडामेंटल यूनिट की संख्या थी, नंबर ऑफ फंडामेंटल विच इज ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट विच इज लेंथ, मास और टाइम. बट when the formation of SI, there are 4 some unit are also added in the fundamental unit, which is temperature, current, luminous intensity, and last one is amount of substance. Last one is amount of substance. So these are the 7 fundamental unit till date. So what is the SI unit of these fundamental unit? What is the unit of length? What is the unit of length? Meter. Unit of length is what? Meter. What is the SI unit of mass? kg. Second. Temperature? Not Celsius, Kelvin. Current? Ampere. Luminous intensity? Candela. And last one is mole. Okay, you got it or not? So these are the 7 fundamental unit, and there are the SI unit of these unit.
ठीक. Important are this one, this one, this one, and this one. This is important. One again. इस बार CDS का एग्जाम दिया था 10 अप्रैल का, दिया किसी ने? नहीं. Now another one is, we will talk about the fundamental units. Now another one is derived unit. Derived unit. Derived unit. What is derived unit? Which are not independent, which are dependent on any other unit, just like speed. We will take our example just like speed. What is the formula of speed? Distance by time. Distance by time. This is the formula of speed. What is the distance? What is distance? Only distance. What is distance? Distance is a length. Distance is length ना. And what is time? Time is time. तो इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. सो स्पीड डिपेंड्स अपॉन द टू फंडामेंटल यूनिट, वन इज लेंथ एंड वन इज टाइम. द यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर यूनिट, मोस्टली विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल यूनिट, कॉल्ड द derived unit. Definition लिखो. The units which are depend on any other unit called fundamental unit. Called derived unit. So all units are derived unit except 7. ठीक है. सारी यूनिट क्या होती हैं? derived होती हैं. सिर्फ 7 को छोड़े. कौन सी 7? विच आर इन द फंडामेंटल यूनिट. तो आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट ही याद करनी है, derived यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन जनरली आते कैसे हैं? Which of the following are derived unit? Which of the following are fundamental unit? So you will only learn the fundamental unit. Okay. So we will take an example of speed. If we take another example just like the work, then the formula of work is force into displacement, not time. Okay. This is the formula of work. So work depend upon the force and the displacement. So work is what? Work is a derived unit. So you will only learn the fundamental unit, not derived unit. समझ गए भाई? Next, system of unit. System of unit. How many system of unit? No.
they are the four system of unit. Okay, they are the four system of unit. Which one is latest? CGS, SI, अभी तो बताया. Which one is latest? SI. SI system is the latest system, and this system is follow all over the world. Okay. Before 1971, different countries follow the different system. Most of the country follow the MKS system. British country follow the CGS or FPS system. And rest one is follow the MKS system. Okay. What do you mean by MKS, CGS, FPS? If you talk about the MKS system, M for meter. If we take any length in an MKS system, we will measure in the meter. K for kg. If we take any mass, we will measure in kilogram. And if we take any time, we will measure in second. This is the formula of MKS system, meter, kg and the second. If we follow the CGS system, CGS means what? C for centimeter, G for gram and S for second. And in FPS system, F for foot, P for pound and S for second. Okay. Then how many fundamental units in MKS, CGS or FPS? 3, which is length, mass and time. So these fundamental units are follow before 1971 and अगर हम ट्रेड करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो वो SI में ही होता है ट्रेड. किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कुछ भी कर लो. आप जमीन लेने जाओ गांव में लेने तो बीघा, हाँ भाई कितने बीघे जमीन है, ठीक है, कहीं फुट में नाप लेंगे तो मिक्स फॉलो हो रहा है. लेकिन इफ यू फॉलो इन अ इंटरनेशनल वे, है ना, वी फॉलो द SI सिस्टम क्योंकि दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो वी फॉलो द SI सिस्टम. ओके. तो अगर क्वेश्चन आता है ना, इफ द एग्जामिनर टेक्स अ क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, you will click on 7, है ना. If examination asks how many fundamental units in MKS or CGS or FPS, you will take 3. Okay. So एक important चीज है, what is SI system? What is SI system? SI system is the extended version of SI system is the extended version of MKS system. Why? Because in SI system, length is measured in meter, mass is measured in kg, and time is measured in second. So MKS system, how many fundamental units? 3. We add 4 units more and its name is SI. Okay. Its name is SI. Okay. तो ये स्टेटमेंट्स आप याद रखें, है ना. क्वेश्चन जनरली जो यूपीएससी पूछता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, क्वेश्चन आस्क्ड स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, ऑप्शन आर ए एंड बी, बी एंड सी, ऑल आर करेक्ट. ओके. सो एक बार ये क्वेश्चन आया कि एसआई सिस्टम इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम. तो इस तरह के स्टेटमेंट को आपको कहीं भी याद करके लिखना है. ठीक है, जो भी मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. यहां तक बात आई समझ में? कोई डाउट है?
Now we will talk about which type of question asked in examination. We will take a question. What is the relation between MKS and CGS unit of force? What is the relation between MKS and CGS unit of force? Another question. What is the relation between MKS and CGS unit of work? These are repetitive question. Now, first question what? Force. What is force? MA. Okay. सबने पढ़ा है F इज इक्वल टू MA. याद है 10th क्लास में पढ़ा है 10th क्लास फॉर्मूला फोर्स M into A. What is M? M is the mass. M is mass and A is acceleration. नहीं, which is G. Due to gravity G is G. Okay. So M is mass and A is the acceleration. Unit of mass is kg and unit of acceleration is meter per second square. किसका? A का मतलब नहीं. It is G. G is acceleration due to gravity. अर्थ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8. okay. अगर आप लिखते हैं बेटा mg, this is acceleration due to gravity. So what is mg? What is mg? It is a force due to gravity, which is what? Which is weight. Weight. Okay. Weight is what? Weight is a force act by the gravity. Yeah, force due to gravity. Okay. Now first question, what is the relation between MKS and CGS unit of force? इसको आप याद कर लेना इसका आंसर, दोनों का आंसर, क्योंकि both are the repetitive question. Then F क्या हुआ? Weight is a force act by the gravity. अभी मैं फोर्स पढ़ाऊंगा ना आगे, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अभी तो आगे फोर्स चलेगा, ये तो अभी पहला चैप्टर चल रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो व्हाट F इज इक्वल टू MA. एक तरफ बेटा हमने लिखा MKS and another one is CGS. We will take the relation between them. In MKS system, mass is measured in kg because meter, kilogram and second. So mass is measured in kg in MKS system and acceleration is measured in meter per second square. Meter and time is second. So what is the unit of force in MKS system? Kilogram meter per second square. This is the unit of force in MKS system or in SI system, because SI system is what? Extended version of MKS system. So it is the unit of force in SI as well as MKS. Okay. Now we will talk about the CGS system. CGS system mass is calculated in gram. So kg turns into the gram and meter turns into the centimeter and time is same. So second square. Got it? Now we will take the relation, multiply by 1. कर सकते हैं? It is equals to what? 1 kg is equals to how many grams? 100. क्या कर रहे हो भाई? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100. यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, kg इंटू मीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर. सेकंड इधर भी है, सेकंड स्क्वायर इधर भी है,
तो यहां कुछ नहीं करना है। तो रिलेशन क्या आ गया बेटा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द MKS एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, बट some units are represent in the respect of scientist, like this formula is given by the Newton, so MKS unit of force in the respect of Newton is Newton। तो इसकी जगह बेटा हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चन, ये हमें याद होना चाहिए। तो ऑप्शन में न्यूटन भी हो सकता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो 1 न्यूटन बराबर इज इक्वल टू 10 की पावर 5, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। सो दिस इज कॉन्सेप्चुअल एंड दिस इज फैक्चुअल, ये आपको याद होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो कम से कम 3-4 बार मिलेगा आपको क्वेश्चन। So what is the MKS unit of force? Kilogram meter per second square or Newton. What is the CGS unit of force? Gram centimeter per second square or dyne. And the relation between 1 Newton is equals to 10 की power 5 dyne. तो आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको रटना ही ऐसा है, क्योंकि यूनिट्स बहुत सारी हैं। ठीक है, अब इसी तरह से वर्क की है, बस आपको याद क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो 2-3 यूनिट ऐसी हैं जिसको मैं कहता हूं कि वो याद ही कर लो सीधा, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा और कुछ भी पूछा जाए तो आप इजिली वहां पे इसी मेथड से करोगे। यू गॉट इट और नॉट? सेकंड क्वेश्चन करो, वर्क। फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी करना है। फोर्स का रिलेशन हमने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ओके, और CGS में सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ, relation between MKS and CGS unit of work. Formula of work is force into displacement. राइट, राइट, सही है। बहुत इजी है, MKS एंड CGS। फोर्स का तो हम बेटा जानते हैं। फोर्स, इफ यू टॉक अबाउट फोर्स, MKS सिस्टम में न्यूटन एंड CGS सिस्टम में डाइन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन MKS system is meter, multiply by meter, and in CGS system unit of displacement is centimeter, multiply by 1. 1 Newton is equals to how many dyne? 10 की power 5. And 1 meter is equals to how many centimeter? 100, है ना, या आप लिख सकते हैं 10 की power 2. So what? 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, नाउ इन द रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट, न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो रिटन एज जूल। सो जूल इज व्हाट?
Joule is the SI unit, MKS unit of work, and dyne into centimeter is written as erg. So 1 joule is equals to 10 की पावर 7 अर्ग. ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन है. तो इस तरह से कोई भी अगर यूनिट है ना, एनी यूनिट, वी विल रिलेशन बाय दिस मेथड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, डायमेंशनल यूनिट. Dimensional unit. Dimensional unit. What is dimension unit? We will also term is unit form of any unit. Form of any unit. Just like if we take the length, so length is measured in meter, centimeter, kilometer, है ना, light year, parsec, many units, nautical miles, miles. Okay, so length is measured in many units, meter, centimeter, kilometer, but in dimensional form, length is only measured in by a symbol L. Okay, if we take mass, so mass is measured in kilogram, gram, ton, quintal. Okay, but in dimensional form, mass is written by the symbol of M. Generally, we will take the first letter of any unit, and it is the capital letter, not written the small letter. We always show by the capital letter. Okay, and if we take the time, time is measured in hours, minute, second, but in dimensional form we will term as T. तो आपको याद कर रखना है MLT, just like that, MLT. Okay, so length is measured by the symbol of L, mass is measured by the symbol of M, and time is measured by the symbol of T. Okay, so we will see what type of question in examination. Okay, सबसे सिंपल स्पीड, सबसे सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं है. What is the formula of speed? Distance by time. Distance upon time. What is the unit of speed? Unit meter per second or kilometer per hour. Any unit. Okay. So meter is termed in the dimension form by which symbol? Meter is termed in dimensional form by which symbol? इतनी जल्दी बोल गए. Meter is termed by the L. Okay. Second is termed by the symbol of T. Okay. So meter is termed by which symbol? L. And second is termed by which symbol? T. We will term as L T minus 1. T न्यूमरेटर में आएगा
So power is minus 1. So this is the dimensional unit of what? Speed. This is the dimensional unit of speed, LT minus 1. Got it? Now, second one is, what is the dimensional unit of acceleration? What is the dimensional unit of acceleration? Unit of acceleration is, भी बताया था, क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बताओ. What is the dimensional unit of acceleration? Dimensional unit of acceleration. हाँ? नहीं आ रहा समझ में. मीटर. मीटर. Meter is denoted by which form in dimension unit? L. And time, second, T. This is power 2. So T square. Okay. And if we take a numerator, so power in minus LT minus 2. Got it? So this is the dimension unit of acceleration, LT minus 2. So you will only learn the formula of any unit. We will learn by chapter wise. If you learn the formula of force, work, energy, so you will easily calculate by this form. Okay, just like if you take the force, if you take the another unit, force. So what is the unit of force? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी लिखवाई थी ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द SI unit of force. So kg is termed by which form? Kg, m. Meter is termed by which form? L. And time, T. ये ऊपर जाएगा. So m L T minus 2. So this is the dimensional unit of force. Okay. Now next. So we will study two units. One is fundamental and another one is derived unit. Okay. Next unit is supplementary unit. Next unit is supplementary unit. What is supplementary unit? What is supplementary angle? Supplementary angle. Sum of two angle is 180. It is called supplementary. So easily you will learn supplementary units are those unit which takes the angular units. Angular units. So units of angles are known as the supplementary units. Units of angle. There are the two type of angles. One is plane angle. One is plane angle and another one is solid angle. In maths,
you will only learn about the plane angle. There are many types of plane angle. Acute angle, obtuse angle, reflex angle, ठीक है, vertically opposite angle, adjacent angle. So you will only learn about the plane angle. If we take the plane angle, so what is plane angle? The angle which are 2D in nature, two dimension, just like this wall and this wall, angle 90 degree. Okay. So if two planes are cut or intersect by an angle, this is the plane angle. It is 2D in nature. So plane angle is measure anti-clockwise direction of the x-axis, just like that. This is what? This is what? X-axis. This is what? Y-axis. Okay. This point is what? This is 0 degree. This is what? This is 0 degree. This is 90. This is 180 degree. This is 270. 90, 90 add. 0 plus 90, 90. 90 plus 90, 180. 180 plus 90, 270. And 270 plus 90, 360 degree. Okay. So angle is moved by anti-clockwise direction to the x-axis. This is x-axis, anti-clockwise direction in this. Okay. So 2D angle matlab plane angle are always measured by anti-clockwise direction to the x-axis, not clockwise. Okay. So it is measured by the anti-clockwise direction. So plane angle is what? Plane angle is the 2D in nature. What is the SI unit of plane angle? In mass, you measure the angle in degree, 60 degree, 90 degree, 360 degree, है ना? But degree is not the SI unit of plane angle. SI unit of plane angle is radian. SI unit of plane angle is radian. Okay. What is solid angle? Basically, solid angle is used in astronomical physics. But what is solid angle? Solid angle is 3D in nature. Solid angle is 3D in nature. Just like the cone. Just like the cone. Just like the cone. So this is what? This is what? Mensuration पढ़ा है 10वीं क्लास में. This is what? क्या कहते हैं इसको? Slant height. थोड़ा बेसिक मजबूत करो अपना, ऐसे काम नहीं चलेगा. This is what? This is the slant height. This is also slant height. This is also slant height. What is the angle between the slant height? We will measure like this or like this. Or like this. Which one is correct? This one or this one? This is cone, just like the softy cone wali ice cream. This one is correct, this one is correct. Upper one. This is correct, this is wrong. Because in any solid, depth is also taken. Depth is also taken, just like the glass. है ना? इसमें डेप्थ भी लेंगे आप ऐसे एंगल नहीं नाप सकते, आपको इस प्रॉपर ऐसे एंगल नापना पड़ेगा. ठीक है. सो सॉलिड इज ऑलवेज 3D इन नेचर, सॉलिड एंगल, एंड प्लेन एंगल इज ऑलवेज 2D इन नेचर. बट इन सम क्वेश्चन ऑफ मैथ्स इन कोन, है ना, और फ्रस्टम. ठीक है. तो कोन में जैसे कई क्वेश्चन आप देखेंगे मैथ्स में, सीडीएस में भी ये टॉपिक है मेंसुरेशन. द एंगल बिटवीन द टू स्लैंट हाइज इज 60 डिग्री, ऐसे लिखा होता है.
मैथ्स के हिसाब से सही है लेकिन फिजिक्स के हिसाब से गलत है, समझ गए। हम फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं इसका, ये 30 लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए, वो अलग मैटर है, वो मैथ वाले सर बताएंगे आपको। लेकिन अगर कहीं पे भी कोन में एंगल ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ प्लेन एंगल and cone is what? Cone is a solid in nature, it is not a plane. Plane is what? Where the intersection of two lines. Okay, so solid is always 3D in nature. So what is the basic difference of plane angle and solid angle? Plane angle is 2D in nature and solid angle is 3D in nature. So what is the SI unit of solid angle? What is the SI unit of solid angle? Steradian. Steradian is the SI unit of solid angle. Most important question है, याद कर लेना इसको। हो गया? So we will learn about the number of units on the basis of magnitude. One is fundamental, second one is derived, and third one is supplementary. How many fundamental units? 7. 7. Derived unit? Not 3. All units are derived unit except 7. Except 7. And how many supplementary unit? 2. One is plane angle and another one is solid angle. Okay. Now we will talk about the number of units on the basis of direction and magnitude. On the basis of direction and magnitude. Okay. So there are the 2 units. One is scalar units. One is scalar and another one is vector unit. Okay. One is scalar unit and another one is vector unit. So what is scalar unit? What is scalar? Only magnitude. What is magnitude? Okay. Any unit or anything, magnitude is taken. What is magnitude? Magnitude is a numerical quantity. It is a number. How many students in the class? 4. So this is the magnitude of the number of student. Okay. What is the mass of your, just like 60 kg. So 60 is what? 60 is magnitude. Okay. How many chairs in the class? So number is always shows the magnitude. If we written 50 Newton, if we written the 50 Newton or 100 meter per second, okay. So 50, 100, it is what? It is the magnitude. So what is magnitude? Magnitude is a numerical quantity. Okay. It is what? It is a numerical quantity. And this unit shows about the force. This unit shows about the speed. Okay. So number is the magnitude. So any unit defined by the number. जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, वी हैव 100 रुपीज. सो 100 इज व्हाट? 100 इज अ नंबर. अगर मैं बोलूं मेरे पास रुपए हैं, तो क्या हुआ? रुपए हैं. क्या मतलब? तो बिना मैग्नीट्यूड के हम किसी भी चीज को क्या डिफाइन नहीं कर सकते.
एनीथिंग। जैसे यहाँ मैं बोलूं चेयर है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं पता तो उसका मतलब क्या है? ओके, तो पहले नंबर आए देन फिर यूनिट्स आई। पहले हमने नंबर पे बात करी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट्स। सो एनी यूनिट हैव अ मैग्नीट्यूड। इफ यू टेक स्केलर यूनिट, जैसे स्केलर और वेक्टर, स्केलर यूनिट हैव अ मैग्नीट्यूड, vector is also has magnitude, there is no existence without magnitude of any unit which is scalar or vector, but scalar unit only have a magnitude, not direction, not direction. Okay, but vector has both magnitude as well as direction, as well as direction. ओके, सो आपको कैसे पता लगेगा कि डायरेक्शन है कि नहीं है? हाउ यू विल फाइंड डायरेक्शन और नॉट इन एनी यूनिट? जैसे इफ यू टेक द फोर्स, फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज स्केलर और वेक्टर? आप बताओ, फोर्स इज स्केलर और वेक्टर? ऐसा तो नहीं पता लगेगा ना। मेरे कहने, मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं पता लगेगा कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्केलर और वेक्टर, तो अगर आपने पहली बार ही सुना ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैसे बताओगे? जिस गली से जाना ही नहीं है कभी हुआ, ठीक है, उसके बारे में कैसे बताओगे? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन याद करनी है। याद करने का मतलब समझनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ एनी यूनिट, सो वी लर्न चैप्टर वाइज चैप्टर। ओके, सो फोर्स इज व्हाट? फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन। Mass is a fixed quantity. Mass is a fixed quantity. It depends upon the acceleration, and acceleration is a vector unit. So force is also the vector. तो इस तरीके से हम रिलेट करके बताते। लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादातर यूनिट आप याद ही कर लो कि स्केलर है, ये वेक्टर है। अगर आप हर चीज के कॉन्सेप्ट में घुसोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी मैं समझाता हुआ चलूंगा कि ये क्यों स्केलर है, क्यों वेक्टर है, ये चीज मैं करूंगा, लेकिन ज्यादातर यूनिट आप याद ही कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना तो हमें सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। अगर हम हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाने लग गए ना तो टाइम ही निकल जाएगा। तो कुछ चीजें हमें याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ विच आर इंपॉर्टेंट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। Scalar and vector. We will take only examples, which is important. Scalar के अंदर लिखो speed, distance, work, energy, heat, current, resistance, potential. These are the scalar unit. These are the scalar unit, and vector are velocity, displacement, acceleration, force, weight, momentum, impulse,
current density okay. So this is the example of vector unit and this is the example of scalar units. कोई डाउट है यहाँ तक पूरे चैप्टर में? नहीं कोई बात नहीं, आपको तो हिंदी समझ में नहीं आती। ओके एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, व्हाट इज द डायमेंशनल यूनिट ऑफ कैपिटल जी? हॉट पोटैटो क्वेश्चन है। हॉट पोटैटो मतलब इट इज अ फ्रेज ऑफ इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द डायमेंशन यूनिट ऑफ कैपिटल जी? कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना। यूनिट, इट्स यूनिट इज न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द SI unit of capital G. Okay. Now we will return the dimension unit. What is the dimension unit of Newton? ये पीछे लिखा है, पलट के देखो। What is the dimension unit of Newton? मतलब फोर्स। डायमेंशन यूनिट, डायमेंशनल यूनिट। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? MLT-2। डिफेंस वाले बच्चों भाई थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास में, SSV में ही निकाल देंगे तुम्हें पहले दिन ही, ठीक है। तो व्हाट इज द डायमेंशन यूनिट ऑफ न्यूटन? MLT-2 अभी लिखवाया था ना, ठीक है, MLT-2, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे कुछ यूनिट्स आप याद कर रखो, जैसे ऐसी चीजें अगर एग्जाम में आ गई तो आपको न्यूटन के लिए दोबारा से फॉर्मूला आके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको एक एक सेकंड बचाना है अपना, ठीक है। तो आप न्यूटन का याद रखो कि डायमेंशन यूनिट ऑफ न्यूटन या फोर्स विच इज MLT-2, ओके। मीटर, मीटर इज टर्म्ड एज L स्क्वायर, किलोग्राम इज टर्म्ड एज M स्क्वायर, बिकॉज इट इज kg स्क्वायर, इट इज मीटर स्क्वायर, ओके। एक M से ये वाला M कटेगा, बिल्कुल मैथ की तरह करना है। L इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बेटा ऊपर आएगा M, सो इट इज रिटर्न एज M की पावर -1। L इंटू एल स्क्वायर इज L क्यूब एंड दिस इज T-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड हो जाऊं। हो गया?
नेक्स्ट वन, देखो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, वी विल टॉक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर इज व्हाट, which have only magnitude, not the direction. It is the scalar quantity, and which have both direction as well as magnitude. It is vector quantity. But this is the basic definition. This is not the advanced definition. Okay, because some quantities have direction, but it is scalar in nature. Give me some example. Science वाले, हाँ. Which have direction, but it is scalar. लास्ट चीज है बस, इसके बाद क्लास ओवर, चैप्टर भी खत्म. अरे करंट, करंट क्या है? करंट में डायरेक्शन होती है ना, पता होता है यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, ये तो पता ही होता है. ठीक है, तो करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट इज स्केलर इन नेचर. ओके, वर्क हैज अ डायरेक्शन, एनर्जी हैज अ डायरेक्शन बट इट इज स्केलर इन नेचर. ओके, व्हाई? Because the advanced definition of scalar and vector is the unit. आया हुआ क्वेश्चन है ये CDS में. The unit लिखो, the unit which follow triangle law of vector addition, which follow triangle law of vector addition called vector quantity, and which not follow the triangle law of vector addition, which not follow the triangle law of vector addition called scalar quantity, and which follow the triangle law of vector addition, called vector quantity, and which not follow the triangle law of vector addition, which not follow, सिर्फ नॉट लगा लो ना. ओके, which not follow the triangle law of vector addition. क्या हो गया इसमें, देखना एक बार क्या क्या गलती कर रहे हैं. which not follow called scalar, which follow which is vector, and which not follow it is scalar. Okay, so what is triangle law of vector addition? Triangle law of vector addition first we will talk about the vector. Vector is a topic in maths as well as physics. Okay, so vector is denoted by this symbol. If we take a, so we will denote by this symbol like arrow. This is a vector, this is b vector. Okay, so just like a vector which is a, this is a vector and this is the direction of a vector. Okay, another one is this is b vector, this is b vector. Vector means any vector quantity, just like a means the magnitude of vector is 10 Newton. For example, the magnitude of vector is 10 Newton and the magnitude of another vector is 50 Newton. Okay, so what is triangle law of vector addition? The resultant, this is the resultant, this is what? This is the resultant of two vector which is denoted by the r, by the letter r, and it is equals to the a vector plus में b vector.
मीन्स 10 प्लस 50 कितना 60 न्यूटन. ओके, सो हाउ विल अंडरस्टैंड this line is resultant or this line is resultant or this line is resultant? If we written like that, this one, okay, and this one. So what is resultant? First, second, third. What is resultant? Which line is resultant? साइंस वाले बताओ भाई. थर्ड वन इज रिजल्टेंट. नहीं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है. इफ फिगर ओनली फिगर, इफ यू हैव ओनली फिगर, सो व्हाट इज दिस? देखो, रिजल्टेंट लाइन इज व्हाट? द लाइन which meet tail to tail or head to head. Okay, this is tail. If we take any arrow, if we take any arrow, so this is tail, this one is tail, and this one is head. Okay, so any line in a triangle or a parallelogram or polygon, any line meet tail to tail and head to head, this is resultant. So इसमें बताओ, tail to tail and head to head, so one is resultant. So ये लाइन क्या होगी भाई? ये resultant होगी. ये resultant नहीं है, ये इनके मतलब ये इनका सपोर्टिव है. जैसे अगर बेटा इसको मैं A वेक्टर मानू, इसको B मानू, so this one is A plus B. Okay, so the quantity which follow the triangle of factor addition, this is the scalar vector quantity, and not follow the triangle of factor addition, this is vector scalar. In a case of current, जैसे मैंने क्या कहा कि current has a direction but it is scalar in nature, but it doesn't follow the triangle of factor addition. जैसे a vector of a current whose magnitude is 10 ampere and another vector of current whose magnitude is 5 ampere. If we take the resultant of both vectors, so resultant is not equal to 15 ampere. कभी नहीं होगा. नहीं हो तो आप तार जोड़ के देख लो. ऐसे एक तार ले लो, एक में 10 एम्पियर जोड़ दो, एक में 5 एम्पियर ले लो. ऐसे जोड़ोगे तो कभी उसमें 15 एम्पियर फ्लो ही नहीं होगा. एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, कभी ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट डजंट फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन. ओके, सो क्वांटिटीज विच फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन विच इज वेक्टर एंड नॉट फॉलो द ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन विच इज स्केलर. समझ गए कि नहीं बात को? ऊपर से तो नहीं कहना. बताओ, जो भी क्वांटिटी ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेंगी वो क्या होंगी? स्केलर. और जो करेंगी वो वेक्टर. ठीक है. एंड दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन. मैंने आपको रिजल्टेंट बता दिया कैसे पहचानोगे, जहां टेल टू टेल और हेड टू हेड मिलेगा. जैसे एक क्वेश्चन आया है, शायद असिस्टेंट कमांडेंट में आया था क्वेश्चन. एक लास्ट चीज बस बता रहा हूँ, चैप्टर एंड करते. जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बेटा आपको मान लो ये वेक्टर A है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर और ये D वेक्टर है और ये E वेक्टर है. ठीक है. तो इसमें पूछ रहा है रिजल्टेंट कौन सा है. अब तो मैंने बता दिया, तो बता ही दोगे. ठीक है. और वो किसके बराबर होगा? तो रिजल्टेंट क्या है? ये, क्योंकि यहाँ टेल टू टेल और हेड टू हेड मिल रहा है, तो E क्या हो गया भाई? E इज द रिजल्टेंट. तो ये फिगर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है. देखो, यूपीएससी का जो जनरली कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है, क्योंकि यूपीएससी सबसे टफ बोर्ड है अपने आप में. तो आपको बेस्ट ही पढ़ना है. आपको नहीं है कि सर ज़्यादा टफ पढ़ा दिया, ज़्यादा आसान पढ़ा दिया. आपको पढ़ना है बेस्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, इवन इंग्लिश हो,
मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, तो आपको बेस्ट ही पढ़ना है चीज़ों को लेकर, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं